मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। खुशबू मैम, Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। नीलिमा मैम, रेखा मैम, बॉनी ब्रतो महतो जी, जयकृष्ण जी और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को डिस्कस करने के लिए, आप सभी का बहुत स्वागत आभार प्रेषित करता हूँ। तो गाइज आज क्योंकि आपको पता है कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड अभी हम कर रहे थे, रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शोध शिक्षण अभिक्षमता। तो पिछले हफ्ते हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी बातें की और काफ़ी कुछ पढ़ा। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी कंटेंट है टीचिंग के फीचर्स को लेकर के, शिक्षण की विशेषता, शिक्षण के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार और सीबीसीएस, कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि ऑनलाइन जो पहल किए जा रहे हैं उच्च शिक्षा में यूजीसी के द्वारा, उसको भी हमने पढ़ा। उसके नोट्स भी मैंने शेयर किए ग्रुप पे, है ना। जिनको मैसेज करेंगे तो मैं तो आज हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला क्लास, जो हमारी दूसरी रिसर्च का पहला क्लास है। ऐसे में रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे, है ना। बहुत सारी बातें करेंगे गाइस, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जो कि आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना चाहिए, क्रिटिकली पढ़ना चाहिए कि भाई रिसर्च क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, रिसर्च हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग रिसर्च की बात करेंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में किन्हीं को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अमरेश जी का मैसेज आ रहा है कि सर हिंदी में भी भेजिए, तो हिंदी में मैं आपको आज भेज दूंगा नोट्स, है ना। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश वाला जो है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो वो वाला मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। बाकी ये भी जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, बट ज़्यादा इंग्लिश इसमें यूज़ हुआ है। तो इसके अलावा भी एक नोट्स है जिसमें हिंदी भी और इंग्लिश दोनों साथ के साथ है ना। तो वो वाला मैं आपको भेज दूंगा, शायद उससे ज़्यादा आप सहज महसूस करें पढ़ने में। तो गाइस हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग रिसर्च की बात स्कॉलर हैं यहाँ पे। इस क्लास में जितने भी लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं, हम सभी लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, हम सभी लोग शोधार्थी हैं। शोध की दृष्टि से ही मास्टर्स आप करते हो, आगे पीएचडी भी आप करोगे। तो हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो इंटेंशन है, वो अल्टीमेटली यही है कि हम रिसर्च करें लाइफ टाइम, एक अच्छे रिसर्चर बने, एक अच्छे शोधार्थी बने, नई नई चीज़ों को फाइंड आउट करें, ताकि सोसाइटी को हम फैसिलिटेट कर सकें, समाज को कुछ बेहतरीन दे सकें, समाज में लोगों को मतलब कुछ अच्छा दे सकें, है ना। ताकि हम सोसाइटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। यानी जो भी हमारे आसपास जिस भी तरह की चिंता है, जो भी समस्या है, परेशानी है, दुविधा है, किसी तरह का हो ना, सिर्फ चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या वो साइकोलॉजी माने मनोविज्ञान से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या मान लीजिए एजुकेशन से संबंधित हो, है ना, या मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का विज्ञान से संबंधित हो। प्रॉब्लम का मतलब तो प्रॉब्लम ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। तो समस्या का पता लगाना और समस्या का पता लगाने के बाद उसका समाधान, ये दोनों रिसर्च में होता है। फाइंडिंग प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम भी ढूंढना है और साथ सॉल्यूशन भी ढूंढना है। फाइंडिंग इसमें कॉमन है, फाइंडिंग का ढूंढना, टू एक्सप्लोर, है ना, टू गेट समथिंग न्यू, कुछ नया करने की चाहत, यही आपको रिसर्च की तरफ आकर्षित करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि रिसर्च रिसर्च को दो पार्ट में बांटिएगा तो दो नए बनते हैं। ये वर्ड जोड़ करके रिसर्च बनाया गया। तो री का मतलब क्या होता है? पुनः, दोबारा, वंस अगेन। और सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना, टू एक्सप्लोर, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो री और सर्च का मतलब क्या है गाइस? यानी कि हमें हमारा जो प्रॉब्लम है ना, उसका स्वरूप देखो बदलता रहता है। अगर आज से आप गाइस 100 साल पहले जाइएगा ना, आज से 100 साल पहले जो समस्या थी, आज वो समस्या है ही नहीं हमारे जीवन में। आज से 100 साल पहले हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, तो उनकी समस्या क्या थी कि भाई कुछ ऐसा हो कि जिसमें हमें फिजिकली गाड़ी चलाना पड़ता है, रिक्शा
जो कि हम लोग शारीरिक बल से चलाते हैं। आज के टाइम में हमारे पास कार आ गया जिसमें हमारा कोई फिजिकल वर्क है ही नहीं, बस बैठ जाओ और हैंडल को डील करते रहो, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। बाइक आ गया, स्कूटी आ गया। ऐसे ही गाइस पहले के टाइम पे हम हवाई जहाज नहीं था, आज हमारे पास हवाई जहाज है। पहले के टाइम पे हम लोग कनेक्ट नहीं करते थे आपस में, तो ये एक परेशानी थी कि भाई मान ली किसी के साथ कुछ घटना घट गई या किसी को किसी की याद आ रही है, किसी को किसी से बात करना है, तो हम लोग इमेजिन करते थे, है ना, कि भाई अब देखो हमारे पास फ़ोन आ गया। फ़ोन के बाद पहले फ़ोन आया, फिर अब तो देखो वीडियो कॉल आ गया, अब तो वीडियो कॉल आ गया। अब और भी समय समय पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। यानी आप देखिएगा इसकी जैसे जैसे समय बदलता है ना, तो हालात और स्थिति बदलती है। आप पिछले 20 साल से ही तुलना करो, आज हम लोग 2025 में हैं, आप आज से 20 साल पहले यानी 2005 में चले जाइए। 2005 में जैसा हमारा लाइफ स्टाइल था और आज जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत अंतर आ चुका है। 2005 में हमारे लिए जो प्रॉब्लम थी आज वो हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और आज जो हमारे लिए प्रॉब्लम है हो सकता है 20 साल बाद वो हमारे लिए प्रॉब्लम रही ही ना। जैसे 2005-4 में जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था तो हम लोग किसी को देख नहीं पाते थे ना, ज्यादा से ज्यादा फोन कर पाते थे, लैंडलाइन से फोन कर पाते थे, फोन से बात हो पाती थी। तो बात करते करते ये सोचते थे कि यार काश आपको देख भी पाता, जिससे भी हम बात करते हैं तो ऐसा सोचते थे। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, ऐसा माइंड में आता था कि फोन पे कि भाई काश मैं देख भी पाता कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आज के टाइम पे गाइस ये कितना, आप देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लास चल रहा है, मेरी आवाज के साथ साथ आप मुझे देख भी रहे हो, मैं कैसे बैठा हूँ, मेरे पीछे क्या है, मेरे आगे क्या है, मेरे दाएं क्या है, मेरे मतलब आप मुझे देख भी रहे हो। आज से 25 साल पहले ही हमने सोचा था, ऐसा सोचा था, लेकिन वो एक कल्पना मात्र था, आज से 30 इयर्स बैक। तो रिसर्च क्या करता है ना, हमारे लाइफ को आसान बनाता है। ये जो आप देखते हो गाइस कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस हो, या मान लीजिए आपका एलाइड साइंस हो, या साहित्य ही क्यों ना हो, जितने भी क्षेत्र हैं आप देखिए हर एक क्षेत्र में अपडेशन आता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हर एक फील्ड में, मीडिया में हो, आप मास कम्युनिकेशन में हो, आप देखोगे अपने सब्जेक्ट को गहराई से तो आप ये पाएंगे गाइस कि हर एक दिन कुछ ना कुछ नया मूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ नई बातें पता लग रही है। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिसर्च। क्योंकि भारत भी अब रिसर्च को लेकर के बहुत सजग हो चुका है। पहले भारत में इतना रिसर्च का माहौल नहीं था, गिने चुने लोग रिसर्च करते थे, गिने चुने, 1 in 1000, 1 in 10,000, 10,000 में एक आदमी रिसर्चर होता था। और अब तो आप देखो ना कि हम लोग कितने रिसर्चर होने लग गए, मतलब सरकार भी प्रमोट कर रही है कि भाई आप पीएचडी करो। इतने सारे, पहले पीएचडी इतना फॉर्म आता भी नहीं, पीएचडी के इतने सीट्स होते भी नहीं थे, और लोग शौक से करते थे। जो बहुत अमीर घराने के लोग होते थे वो लोग करते थे, जो बहुत समृद्ध होते थे ना वो लोग पहले शौक से पीएचडी करते थे। जिनके पास बहुत पैसा होता था, चलो भाई पीएचडी करते हैं, कुछ नॉलेज भी हो जाएगा, एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। इसलिए नहीं करते थे कि उनका जॉब हो जाएगा। तो ऐसा 10,000 में, 1000 में एक होता था जो रिसर्च करता था, पढ़ता आगे, क्योंकि इतनी गरीबी थी। तो लोग कमाएगा कि पीएचडी करेगा? पीएचडी करने में तो टाइम लगता है ना। बट गाइस अब देखिए समय बदला, अब हम लोग कितने प्रोग्रेसिव हो गए, कितने इनोवेटिव हो गए। अब तो जो 12th पास कर रहा है, जो ग्रेजुएशन में, वो भी सोच रहा है कि भाई हम आगे चल के पीएचडी कर लें, आगे चल के मास्टर्स कर लें, नेट जेआरएफ कर लें, प्रोफेसर बन जाएं। तो अब देखिएगा ये संख्या कितनी बढ़ गई है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग अब रिसर्च में आ रहे हैं। तो रिसर्च में जब ज्यादा लोग आएंगे तो क्या होगा? ज्यादा इनोवेशन होगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगा, ज्यादा प्रयोग होगा, ज्यादा नई बातें पता लगेगी। मैं किसी टॉपिक पे कर रहा हूँ, अर्चना मैम किसी टॉपिक पे कर रही हैं, आकाश जी किसी टॉपिक पे कर रहे हैं, सुमन मैम, दिव्य, कहने का मतलब भाई 50 लोग हैं, 50 नई बातें पता लग रही है। अगर भारत के अंदर 10,000 रिसर्च स्कॉलर हैं तो 10,000 नई बातें पता लग रही हैं, और हर साल, हर सेमेस्टर में नए नए स्कॉलर। तो रिसर्च क्या करता है गाइस? किसी भी देश को प्रोग्रेसिव बनाता है। आज आप देखिए कि भारत इतना प्रोग्रेसिव हो रहा है, या चाइना इतना आगे बढ़ गया, जापान इतना आगे बढ़ गया, अमेरिका सुपर पावर है, क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च। चाइना का जो रिसर्च का सिस्टम है वो भारत से 50 टाइम्स बेटर है। जब आप चाइना में जाइएगा तो वहां पे जो रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसर्च का एक मैकेनिज्म है ना, वो भारत से 50 गुना, 100 गुना बेहतर है। जापान का हमसे 50 गुना, तब वो हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड नेशन है। अच्छा, भारत भी कई कंट्री से बहुत डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च होता है। भारत भी अब रिसर्च पे पैसा खर्च कर रहा है, रिसर्च का माहौल बना रहा है, बच्चों को प्रेरित कर रहा है कि हाँ भाई आप शोध करिए, विश्वविद्यालय में उस तरह का वैकेंसी निकाल रहा है, एडमिशन हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, फेलोशिप वगैरह मिलता है, तो बच्चे भी फिर देखते हैं चलो भाई कुछ नया। तो इससे क्या होगा गाइस कि जितने लोग रिसर्च करेंगे, रिसर्च में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो उतना क्या होगा? नई बातें पता लगेगी, नया टेक्नोलॉजी आएगा, नया इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, और देश आपका प्रोग्रेस करेगा, समाज आपका प्रोग्रेसिव बनेगा। और अगर आप रिसर्च करोगे ही नहीं, जैसे मतलब आज जैसे हो वैसे ही 10 साल बाद भी वैसे ही रहोगे।
15 साल बाद भी वैसे ही रहोगे, आप बहुत डेवलप नहीं कर पाइएगा, है ना। अब क्या है कि रिसर्च का मतलब क्या है कि समस्या का समाधान, कई समस्या का तो हम लोग त्वरित समाधान करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। आप देखो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन इतना हमें परेशान कर रहा है, तो दिन रात अब पॉल्यूशन को लेकर भाई कैसे कंट्रोल करें। अब सोलर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जो बिजली वगैरह करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, चलो भाई सोलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भारत में बड़ी तीव्र गति से आप देख रहे हो कि सोलर कार, सोलर बाइक, सोलर स्कूटी चल ही रहा है ना। आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल का गाड़ी 10 साल में बंद हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं आपको सड़क पे पेट्रोल और डीजल वाला गाड़ी, सब सोलर और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रदूषण हमारे लिए समस्या थी, तो हमने उसका समाधान देखा कि भाई एक दिन में तो इसका समाधान नहीं होगा, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल में धीरे धीरे हम लोग इसका समाधान कर सकते हैं कि जो जो चीज पॉल्यूशन करता है उसको क्या करो, खत्म ही कर दो, उसके जगह एक कोई विकल्प ढूंढो, कोई एक ऑप्शन ढूंढो। तो हर एक क्षेत्र में मेरा कहने का सेंस कि जो भी प्रॉब्लम हमें नजर आती है, हम उसका क्या करते हैं, समाधान निकाल ही लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उसका समाधान निकाल लेते हैं। और रिसर्च देखो, इमेजिनेशन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज कल्पना से ही तो होता है ना। पहले का टेक्स्ट बुक आप देखिए, महाभारत वगैरह आप पढ़ते हैं, रामायण, और जो पुराने इंडियन जो हमारे एथिक, हमारे जो माइथोलॉजीज वगैरह, तो उसमें क्या दिखाते हैं। अब उसमें जो गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे वो आंख बंद करते थे और आंख बंद करके देख लेते थे कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, या आंख बंद करके किसी से बात कर लेते थे, आंख बंद करके किसी को याद किया, सामने प्रकट हो गए भगवान, विष्णु जी, ऐसा ही देखते थे। ये जो सीरियल वगैरह आता है ऐसा ही देखते थे। तो आप सोचिएगा कि उस टाइम पे जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा, उस टाइम पे कितनी उनकी सोच आगे थी। आज वही ना वीडियो कॉल वगैरह जो आज आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो, वो पहले क्या था, टेलीपैथी ही तो था ना। पहले क्या था वो, या जो नारद जी की भूमिका है नई नई चीजों को, मतलब आप ये देखिएगा इसकी जो आप कल्पना करते हो वो समय के साथ वो सही होता चला जाता है। जो भी आप कल्पना करते हो समय के साथ हम लोग उस पर रिसर्च करके और साइंस की मदद से वो चीजें सही हो जाती है, हमारा जीवन आसान हो जाता है। तो रिसर्च कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपके लाइफ को इजी बनाएगा, आपके लाइफ को कंफर्टेबल बनाएगा, आपके लाइफ के तमाम समस्याओं का निदान करेगा। इसलिए रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है ना। रिसर्च कहां से आया, रिसर्च आया गाइस, एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में रिसर्च को क्या कहते हैं, रिसर्च, स्पेलिंग अलग है क्योंकि फ्रेंच और इंग्लिश का स्पेलिंग, लेकिन RECHER सर्च अगेन, यानी किसी चीज को नए नए तरीके से ढूंढना। तो रिसर्च में यही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसकी समस्या का प्रारूप बदल जाता है। अब आज के टाइम पे देखो ना, AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना प्रमोट हो रहा है, तो हो सकता है 10 साल के बाद गाइस टीचिंग लर्निंग भी बदल जाए। आज जो मान लीजिए, पहले हम लोग देखते थे ब्लैक बोर्ड पे कंफर्टेबल थे, बचपन में तो हम सभी लोग ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे पढ़े हुए बच्चे हैं। आज के टाइम पे गाइस हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी कितने कंफर्टेबल हो गए, आराम से आप लोग पढ़ रहे हो, चाय कॉफी पीते हुए सुन रहे हो सकता है आने वाले टाइम में गाइस ये भी बंद हो जाए और एक नया तरीका डेवलप हो जाए AI के आने के बाद। आपको कोई रोबोट पढ़ा रहा हो, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा 10 साल 15, हो सकता है उसको कोई टीचर पढ़ाई, उसको रोबोट पढ़ाएगा। फिर हमारी आपकी उसमें क्या भूमिका होगी, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, तो उसमें किसकी क्या भूमिका होगी ये देखने वाली बात होगी कि टीचर्स का क्या रोल रहेगा। जब AI इतना आ जाएगा तो टीचर फिर क्या करेंगे, किस प्रकार से वो, उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनका क्या रोल एंड फंक्शन रहेगा, है ना। तो इतने अपडेट होते हैं, ये रिसर्च के थ्रू ही होता है गाइस। और भी तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी AI का नाम भी नहीं सुना होगा लोगों ने। अफ्रीका के कई सारे देश में चले जाइएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि AI का फुल फॉर्म नहीं बता पाएगा। हम लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हमें भी सुपर पावर बनना है। भाई भारत भी चाहता है कि 2047 तक हमें भी लोग डेवलप्ड कंट्री बोले, अमेरिका और लंदन की तरह, चाइना की तरह, कि भाई भारत भी विकसित देश है। तो इसलिए हम लोग भी बड़ी तेजी से वो सभी काम कर रहे हैं जिससे कि भारत को भी लोग डेवलप समझे, यानी विकसित देश बोले कि हाँ भाई भारत भी डेवलप्ड कंट्री है, अमीर देश है, रिच कंट्री है ना। तो इसको लेकर के गाइस ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब शोध के उद्देश्य की बात करते हैं कि भाई शोध का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य क्या है कि नए फैक्ट को ढूंढना। ऐसी बहुत सारी थ्योरी है गाइस जो हमें पहले नहीं पता थी, बट समय समय पे क्या होता है ना कि जब आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करते हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हो ना, तो नए नए फैक्ट आपको पता लगता है, नए तथ्यों का आपको पता लगता है। दूसरा कि जो पुराने फैक्ट हैं उसको भी वेरीफाई करते हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि समय समय पे जो आज सच है ना वो कल सच नहीं रहेगा, आज जो हमारे लिए प्रासंगिक है ना वो कल प्रासंगिक नहीं रहेगा, है ना।
जैसे मान लीजिए गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज से 20 साल पहले जो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी थी, आज वो हमारे लिए मायने भी नहीं रखती। ऐसी कई सारी चीजें हैं। आप ऐसा बताओ कि ऐसी आज से बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपके लिए बहुत मायने रखती थी, आज वो बहुत मायने नहीं रखती आपके लिए। वो आपके लिए खिलौना मतलब बेकार है, ठीक है तो भी ठीक, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप में से दे सकते हैं? ऐसा कोई एग्जाम्पल जो पुराने समय में पेंसिल, लेकिन पेंसिल में हम आज भी रेलिवेंट है वैसे, क्योंकि इसमें काम तो आता है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हो क्योंकि आजकल MS वर्ड मतलब ऑनलाइन हम लोग काम करने लगे। और कोई एग्जाम्पल जो आपको लगता है कि आज आपके बचपन में बहुत प्रासंगिक था वो आपके लिए, लेटर सर, लेकिन आज लेटर। के टाइम पे लेटर जो हम लोग हाँ अंतर्देशीय और वो लेटर, लिफाफा में लिखते थे, वो अभी बिल्कुल बंद हो गया, वो मैसेज का रूप ले चुका है। लेटर गाइस 1990 के दौर में पता है आपको, हर एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता था ना, तो मतलब लेटर का लोग इंतजार करते थे। आप अपने मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होंगे या पेरेंट्स भी आपके जो 1990 के पहले वाले, तो वो लोग आपको बताएंगे गाइस कि उस समय पे लेटर का क्या महत्व था और लेटर का किस प्रकार से लोग इंतजार। लेटर वो लिख गाना के भी है फिर ना, से एक उसका फंदे आंसर से का आते हैं। इंतजार करता था लोग। लेटर जाएगा 10 दिन में, फिर उधर से उसके आने का इंतजार करेगा, फिर वो टाइम कटता नहीं था। पहले सब देखिए पत्ती और स्लेट होती थी, पत्थर की। हाँ, अब आज के टाइम पे लेटर का क्या है, अब तो आपका मन किया तुरंत व्हाट्सएप कर दिए, तुरंत फोन कर दिए, तो समय के हिसाब से प्रासंगिकता सब बदल गई ना। अब लेटर का कितना, आपको लेटर आपको भेजेगा तो आप हंसोगे कि कैसा बेवकूफ इंसान है लेटर भेज रहा है, इतना इतने में तो आप मुझे व्हाट्सएप नहीं कर देते क्या, मुझे मैसेज नहीं कर देते क्या, फोन नहीं कर देते क्या। तो इसीलिए गाइस क्या होता है ना कि टू वेरीफाई ओल्ड फैक्ट, क्योंकि समय समय पे क्या है ना कि रेलिवेंस बदलता रहता है। आज हमारे लिए मान लो कि फोन बहुत जरूरी है, हो सकता है 10 साल बाद फोन का कोई महत्व रहे ही ना, इससे भी कोई नया सिस्टम डेवलप हो जाए कि हमें फोन की जरूरत ही ना पड़े, इतना भारी फोन कैरी ही ना करना पड़े, है ना। टू एनालाइज टीवी एग्जिस्टिंग की यानी तरह कि सर, जो हाँ जैसे टीवी टीवी है, की देखिए तरह एक सर। समय, एक समय टीवी टीवी कितना महंगा, आज भी घर पे उस समय बहुत वो मतलब इतना कि सबके घर में टीवी होता भी नहीं, पहले टीवी आज 25 साल पहले होता भी नहीं था, पूरे गांव में किसी एक दो में होता था, तो जिसके घर में होता था वहां भीड़ लगती सर वॉइस। थी, है ना जी। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ लेकिन बीच थोड़ा बीच में सा रुक रही है। इशू है, नेटवर्क इशू है। नो सर, बीच बीच में। अच्छा, एक सेकंड, अभी ठीक हो जाएगा। अभी अभी ठीक है, अभी आ रहा होगा मुझे लगता है। जी महोदय। अभी ठीक है, ना आए तो बताइएगा। तो गाइस इसी प्रकार से नए नए थ्योरीज को बिल्डअप करना, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी, गुरुत्वाकर्षण वगैरह बताया ना, तो इस प्रकार से ये शोध अनुसंधान का उद्देश्य होता है कि भाई जो चीजें अभी चल रही हैं उसको भी हम चेक करते रहते हैं रिसर्च में कि भाई क्योंकि प्रासंगिकता बदल जाती है ना, जैसे अभी आपने लेटर का एग्जाम्पल दिया या किसी ने टेलीविजन का एग्जाम्पल दिया या पहले CD चलता था। मुझे आज भी याद है, एक मूवी आया था राज, एक राज मूवी था, बहुत फेमस था, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा बहरहाल, जिसमें डीनो मोरिया और वो थी बिपाशा बसु वगैरह। तो 2001-2 का बड़ा सुपर डुपर हिट फिल्म था, उसका जो गाना वगैरह इतना मतलब फेमस। तो आप में से कई, तो मुझे याद है कि उस टाइम पे CD चलता था, मतलब कि लोग शौक से CD लाते थे और पूरा मोहल्ला बैठ के देखता था, मतलब 50-100 लोगों की भीड़ लग जाती थी अगर किसी घर में CD DVD। और उस टाइम पे लोग प्लान बनाते थे कि भाई फिल्म देखेंगे, फिर 10-20 रुपए में वो CD आता था किसी भी मूवी का, फिर वो लगाया जाता था, फिर पूरा माहौल बनता था, लोग 50-100 लोग एक साथ। अब आज के टाइम पे इस फोन है सबके पास, अब आपको कोई फ्री में भी CD ला के देगा तो आप देखोगे? कोई फ्री में भी आपको CD ला के देगा कि भाई ये लो पंचायत का या किसी अभी नई मूवी का, तो आप इंटरेस्ट शायद ना दिखाओ। तो समय बदलता है ना, तो इस प्रकार से रिसर्च जो है गाइस इन चीजों में भी आपको मदद करता है, इन चीजों में कि भाई कौन सा चीज रेलिवेंस है और कौन सा चीज अब बेकार हो गया, उसका कोई महत्व नहीं है, वो अब मीनिंगलेस हो गया, है ना।
तो इन चीजों के लिए भी हम शोध का प्रयोग करते हैं, शोध को यूज करते हैं, चीजों को स्टडी करते रहते हैं, एग्जामिन करते रहते हैं, असेस करते रहते हैं कि कौन सा चीज हमारे लिए स्टिल इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज हमारे लिए अनावश्यक हो चुका है। तो इन चीजों में भी रिसर्च का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग गाइस शोध के गुणों की बात करें कि भाई रिसर्च के क्या गुण हैं, तो एक तो गुण ये है गाइस कि ये बड़ा सिस्टमैटिक होता है। रिसर्च जो है ना, ये बड़ा व्यवस्थित होता है। मतलब इसमें आपको डेली बेस पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है। इसमें क्या है ना, आपको डेली बेस पे एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रिसर्चर का मतलब क्या है, जो अध्येता मतलब जो हर दिन पढ़े। अब आप एक दिन पढ़ोगे 10 दिन छोड़ दोगे, फिर 15 दिन पढ़ोगे 25 दिन छोड़ दोगे, तो ऐसे में आप रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च के लिए गाइस डेली बेस पे आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली बेस पे नए 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 रिसर्च पेपर, नहीं तभी जाकर के आप। और अच्छा, रिसर्च का एक प्रॉपर सिस्टम भी है, प्रॉपर इसके स्टेप्स बताए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो उन स्टेप्स को आपको फॉलो भी करना है। जब आप रिसर्च करिएगा ना, तो उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, उसके पूरे 8 स्टेप्स हैं, चरण हैं, जिसको आपको बिल्कुल सीक्वेंस में एक एक सीक्वेंस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शोध जो है ये बड़ा व्यवस्थित प्रक्रिया होता है। ठीक है। दूसरा गाइस, ये ऑब्जेक्टिव है, किसी प्रकार का बायसनेस मत करिए। अगर आप रिसर्चर हैं तो किसी प्रकार का बायसनेस नहीं करना। ये नहीं कि भाई किसी के बारे में अच्छा लिख दिए और किसी के बारे में बुरा लिख दिए। जिसने आपको थोड़ा बहुत, मान लीजिए कि आप किसी के प्रति ज्यादा झुकाव आपका है, तो भाई उसके बारे में मतलब कि बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेशन कर दिए, और किसी के साथ आपकी नहीं बनती तो उल्टा सीधा, ऐसा ना करें। रिसर्च जो है गाइस बिल्कुल बायसनेस से फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लॉजिकल होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा इसकी, रिसर्च आपका साइंस बेस्ड होता है। रिसर्च और साइंस एक ही बात है। रिसर्च बहुत साइंटिफिक होता है, इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा कि जो भी चीज, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लिख रहा हूं या रिसर्च, तो रिसर्च में हर एक चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए। इसके साथ ही रिसर्च जो होता है बड़ा अनुभविक होता है। रिसर्च कौन कर सकता है? जो ज्यादा फील करता है। हम लोग ज्यादा फील करने वाले लोग हैं, ज्यादा कुछ हमारे साथ होता है, मान लो कि घटना घटी, तो हम लोग ज्यादा सोचते हैं। जो ज्यादा सोचेगा वही रिसर्च कर पाएगा ना। जिसको आसपास की घटना का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके लिए बस वो एक घटना मात्र है, तो वो उस पर क्या चिंतन मनन करेगा। लेकिन जो ज्यादा मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस को लेके ज्यादा सोचता है, सामने वाले के घर में भी कुछ इंसिडेंट हो गया, तब आप कोरिलेट कर रहे हो कि उसके लाइफ में क्या चल रहा होगा, उसकी क्या साइकोलॉजी है, क्या उसके जीवन में बदला, क्या। कहने का मतलब जो थिंकर है, जिसके जो ज्यादा सोचता है रियल लाइफ को लेकर के, जो उसके अनुभव है उसको, तो वो रिसर्च में हम लोग फिर अप्लाई भी करते हैं। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी से रिलेटेड विषय है, यानी मनोविज्ञान में कई चीजें चलती हैं, तो वो सब चीज कैसे पता लगाओगे? जब आप ज्यादा सोचोगे तभी तो। लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि हाँ भाई किसी के साथ क्या घटना घटी, तो उसने क्या किया, ऐसा क्या चल रहा है माइंड में कि उसने ऐसा ऐसा किया या उसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है। ऐसे ही रेप्लीकेबल का मतलब क्या है इसकी, रिसर्च में हम लोग कई बार चीजों को रिपीट करते हैं। जैसे पहले मान लीजिए कोई रिसर्च हुआ है, तो उस रिसर्च को भी हम लोग मतलब अभी नए वाले रिसर्च में कई बार यूज करते हैं। उस आइडिया को, जो पुराने आइडिया हैं, जो पुराने राइटिंग्स, उसको भी हम लोग कई बार यूज करते हैं नए नई चीज को लिखने के लिए। तो ये गाइस शोध का हमारा गुण है, एक की शोध आपका बिल्कुल व्यवस्थित हो, एकदम पॉइंट वाइज हो, सीक्वेंस हो, क्रोनोलॉजी हो, क्रम को ना बिगाड़े। दूसरा गाइस बिल्कुल निष्पक्ष हो आप, बिल्कुल निष्पक्ष, किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना रखें। पक्षपात रख करके आप अच्छे रिसर्चर नहीं बन पाइएगा। अब मान लीजिए कि आपको लगा कि यार मैं मोदी जी के बारे में अच्छा लिखूंगी, तो हो सकता है कल को मोदी जी मुझे कहीं पे प्रोफेसर बनवा दें, तो आपने क्या किया उनके बारे में, है ना, सब अच्छा अच्छा बात लिखा कि एग्जैजरेट कर दिया कि भाई। ऐसा ही होता है आज के टाइम पे, आजकल ज्यादा ऐसा ही है वैसे। तो रिसर्चर को ऐसा नहीं करना चाहिए। रिसर्चर क्या हो, निष्पक्ष, सही को सही और गलत को गलत। तभी तो आप, क्योंकि आपका रिसर्च किया हुआ फिर वो सोसाइटी में जाएगा ना, तो गलत को गलत लिखना जरूरी है। लॉजिकल यानी तार्किक हो, तर्क से भरा हो, क्योंकि रिसर्च इज इक्वल टू क्या होता है, साइंस। शोध एक विज्ञान है, तो बिना लॉजिक के यहाँ काम नहीं चलेगा। हर चीज पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने क्यों लिखा, क्यों बोला। अनुभविक होता है, अनुभव आधारित। अनुभव लोगों को देखो कि क्यों, कौन कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या रीजन है ना। तो ये चीजें गाइस फील करना, रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस, रेप्लीकेबल यानी चीजों को हम कई बार इसमें रिपीट भी करते हैं। ठीक है। तो ये गाइस शोध का गुण है। इन चीजों को अगर आप दिमाग में रखिएगा तो आप अच्छा रिसर्च कर पाएंगे, आप अच्छा रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, रिसर्च के प्रकार की अगर हम बात करें गाइस, तो रिसर्च के कई सारे प्रकार भी होते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है प्योर रिसर्च, जिसको हम लोग कहते हैं मूल शोध। क्या कहते हैं? मूल शोध, प्योर रिसर्च।
जिसका मेन एम होता है गाइस थ्योरी डेवलप करना। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ न्यूटन। मान लीजिए कि गाइस आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को जब ढूंढा तो ऐसा नहीं था गाइस कि न्यूटन, आप सभी लोग जानते हो कि न्यूटन ने ऐसा कोई लैब में बैठ करके ग्रेविटेशन की थ्योरी नहीं दी थी। वो तो ऐसे ही एक दिन सेब के मतलब पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे एक सेब गिरा। मतलब वो ऐसा बताते हैं कि उनके सर पे एक सेब गिरा तो उनको गुस्सा आया। किसी को भी गुस्सा आएगा, आपके सर पे अचानक से कुछ गिरता है, चोट लगता है, उनको गुस्सा आया। पतले दुबले थे, चोट लगा, गुस्सा आया, तो उनको ये लगा कि यार ये मेरे पे क्यों गिरा। अच्छा, सेब कोई ऊपर से बैठ के कोई आदमी फेंकता तो वो हो सकता है उसको मारते, लेकिन वो तो पेड़ से नीचे गिरा ना, तो वो किसको धमकाते या किसको मारते। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मेरे मेरे सर पे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। और इसको चिंता करते करते उन्होंने ये सोचा कि इस अर्थ पे कुछ ना कुछ है, या तो कुछ जादू है, या तो भूत पिशाच है, और नहीं तो कुछ विज्ञान है। जैसे हम लोग होता है ना, कुछ ऐसा चीज होगा तुरंत उसको भूत पिशाच से जोड़ देंगे, कह रहे उसके घर पे तो भूत रहता है, अरे उस पेड़ पे तो भूत रहता है, वहां मत जाइए। अब थोड़ा कम हो गया, बचपन में ऐसा बहुत होता था। अगर अचानक से आपके सर पे कुछ लग गया तो आपका सामने वाला दोस्त कह देगा अरे ये तो जरूर यहाँ भूत है आसपास, यहाँ से भागो, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। पर न्यूटन ऐसा नहीं था, न्यूटन थोड़ा साइंटिफिक था, तो उसने साइंस यूज किया। तो फिर उसने इस चीज को सिद्ध किया कि भाई हमारे अर्थ पे क्या है, आकर्षण, चुंबक की तरह। यानी अर्थ क्या करता है, सब चीज को खींचता है अपने तरफ, बड़ी ताकत है उसमें, उसके आकर्षण में बड़ी ताकत है, अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और यही कारण है कि चाहे सेब हो, चाहे आम हो, चाहे कोई भी हो, कोई बॉल हो या इंसान को, किसी को ऊपर फेंकिएगा तो नीचे ही आएगा। कभी देखे हैं कि ऊपर, हाँ कोई मूवी में देख सकते हो, क्रिश मूवी आया था ना ऋतिक रोशन का, क्रिश मूवी में जो ऋतिक रोशन, क्रिश आपने तो देखा ही होगा। तो उस मूवी में ऐसा दिखाया है कि जब वो एलियन आता है ना अर्थ पे, जादू जादू तो जादू जो है वो ऋतिक रोशन को ऐसी ताकत देता है कि वो फुटबॉल को एक बार मारता है तो फुटबॉल दूसरे ग्रह में चला जाता है, वो नीचे आता ही नहीं है ना। ऐसा लेकिन रियल लाइफ में संभव नहीं है, किसी को भी ऊपर फेंकिएगा तो नीचे ही गिरेगा। तो इसको कहते हैं प्योर रिसर्च। क्योंकि न्यूटन ने गाइस ऐसा सोच के वो लैब में नहीं बैठा था कि भाई आज तो मैं कुछ नया चीज बता दूंगा। वो तो एक ऑब्जर्वर था, वो तो अपने आसपास की चीजों को बस ऑब्जर्व करता था। ऑब्जर्व करता करता उसको एक दिन ऐसा चीज हाथ लग गया कि वो मतलब इमॉर्टल हो गया, फेमस हो गया, लोकप्रिय हो गया। उसने एक नया थ्योरी बना दिया, हाँ भाई गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के थ्रू हम कितनी नई नई चीजों को मान लीजिए कि करते हैं, उस पर कितना आगे चल के रिसर्च हुआ। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, स्टडिंग हाउ मेमोरी वर्क्स इन द ब्रेन। यानी गाइस हमारा जो ब्रेन है उसमें मेमोरी का क्या रोल है। यानी स्मरण शक्ति सबका अलग होता है, किसी की स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई किसी चीज को लाइफ टाइम याद रख लेता है, कोई किसी चीज को एक ही दिन में भूल जाता है। तो इसको कहते हैं बेसिक रिसर्च, जहां पे गाइस मेन एम हमारा होता है कि हम नया नया थियरी बनाते रहें, कुछ भी नया जो हमने पहले ना सुना हो, पहले ना देखा हो, पहले ना पढ़ा हो, पहले ना जाना हो, तो कुछ नया। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, उससे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में ऐसा हमें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन न्यूटन के बाद चीजें पता लगी तो फिर उस पर आगे चल के बहुत सारे रिसर्चेस हुए। तो इसको कहते हैं मूल शोध, प्योर, इसलिए इसका नाम ही है प्योर, बेसिक। ऐसे ही गाइस एक होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक शोध, हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक शोध। जैसे इसका नाम है व्यवहार, तो व्यवहार का मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिएगा इसकी देश में गरीबी बहुत है, तो गरीबी को कैसे ठीक किया जाए, ये अप्लाइड रिसर्च बताएगा। या मान लीजिए कि देश में बेरोजगारी बहुत है, लोग पढ़ लिख के सड़क पे भटक रहे हैं, नौकरी नहीं है, चोरी बहुत है, डकैती बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, युवा हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लाइफ में खुशी नहीं है। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जो हमारा रियल लाइफ जो दर्द है, परेशानी है, चिंता है, व्यथा है, दुख है, उसको कौन डील करेगा, अप्लाइड रिसर्च। इसलिए इसका नाम ही है व्यवहारिक शोध। ये जो व्यवहार है, अब मान लो जैसे कोरोना हुआ तो कोविड का वैक्सीन क्या होगा, डेंगू हुआ तो उसका क्या, तो मतलब जो रियल लाइफ है, जो हर दिन हम जो कहते हैं ना नित्य का जो प्रॉब्लम है, दैट विल बी सॉल्व बाय अप्लाइड रिसर्च। अच्छा, गवर्नमेंट भी, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार है या कोई सरकार भी जो अपनी योजना बनाती है, जो सरकार के भी मान लीजिए कि प्रोग्राम होते हैं, तो वो भी अप्लाइड रिसर्च के थ्रू होते हैं। वो भी देखता है कि भाई मुझे कौन सी योजना लागू करनी है और कौन सा नहीं करना। और दूसरा कि सरकार की जो योजना चल रही है उस पर भी रिसर्च होता रहता है कि ये इफेक्टिव है कि बेकार है। अगर इफेक्टिव है तो कंटिन्यू करिए, और इफेक्टिव नहीं है तो इसको खत्म कर दीजिए, क्या फायदा है चलाने से। तो अप्लाइड रिसर्च। ऐसे ही गाइस तीसरा होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक, वर्णन।
वर्णनात्मक शोध, जहां पे चीजों को गाइस आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, जहां पे आपका मेन एम है टू डिफाइन समथिंग, किसी चीज का अच्छे से वर्णन करना, डिफाइन करना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं गाइस, वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। किसी भी सिचुएशन को, मान लीजिए गाइस कि कोई घटना घटी, मैंने कहा कि यार इस घटने को अच्छे से एनालाइज करो, जैसे जर्नलिस्ट करते हैं। मान लीजिए गाइस कि कोई घटना घटती है, वो तो नया ही होता है ना, देश में कुछ भी घटना घटती है तो हम सभी के लिए वो नया होता है। अच्छा ऐसा हो गया क्या? पर गाइस मान लीजिए कि कोई घटना घटी और मैंने आपको मौका वारदात पे भेजा कि भाई जाइए वहां पे और जा करके सब कुछ पता लगाइए, एक एक चीज पता लगाइए कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, नहीं था, आगे फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि इसका नाम ही है डिफाइन, डिस्क्राइब यानी वर्णन। तो वर्णन किसको करोगे? सिचुएशन को, स्थिति परिस्थिति को। तो किसी भी स्थिति को, किसी भी परिस्थिति को जब हम डिफाइन करने के उद्देश्य से शोध करते हैं ना, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। अब कई सारी चीजें हैं गाइस, मान लीजिए उसका क्या इम्पैक्ट है, हमारे सोसाइटी में कई सारी चीजें होती रहती हैं डेली बेस पे, तो उसको कैसे आप डिफाइन करोगे? या मान लो मैंने ही आपको कोई एक सिचुएशन दे दिया, मैंने ही आपको, मान लो कि देश में अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, जिसमें करीब 250 लोग मर गए। प्लेन क्रैश हुआ, सबके सब मर गए, 252 लोग थे उसमें, सबके सब मर गए, एक बचा बस, एक कैसे कैसे करके कूद के भागा, बाकी सब ऑल डाइड, है ना। अब ऐसे में गाइस आपको मैं कहूं कि भाई उस पूरे सिचुएशन को डिफाइन करो, है ना, स्पॉट पे जाइए और एक एक चीज करिए, कौन कहां से था, नहीं था, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा अगर ऐसा क्या करते कि नहीं होता, लोगों की जान बच सकती थी क्या। तो डिस्क्रिप्टिव, ये भी तो एक रिसर्च है ना, कि आपने किसी इंसिडेंट के बारे में एक पूरा रिपोर्ट बनाया और उसको जनता में फिर दिया, बताया आप सभी को कि भाई ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इसको कैसे हम रोक सकते थे, आगे हम क्या करें कि ऐसा नहीं हो। वरना तो लोग हवाई जहाज में बैठेंगे ही नहीं डर से, कैसे बैठेंगे, डर रख के भाई अब 250 था, 250 का 250 मर गया। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसे ही गाइस। एक होता है एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब जहां पे आप विश्लेषणात्मक विश्लेषण करते हो, है ना, विश्लेषण करते हो। जैसे कि हम लोग कई बार गाइस डेटा को यूज करते हैं टू एनालाइज रिलेशनशिप और ट्रेंड, है ना। जैसे मान लीजिए गाइस कि सभी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। अब सपोज करिए कि अभी कोई इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन को लेकर के हम अपना एनालिसिस करते हैं। अब मान लीजिए कि अभी 2024 में लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में भाजपा को बहुत कम सीट आई, बहुमत से बहुत दूर थे, बहुमत थी 281 में और मिला उसको करीब 240 239, यानी करीब 40-42 सीट कम रह गया। तो ये एक एनालिसिस का विषय है कि मोदी जी इतने फेमस लीडर हैं, फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि वो बहुमत नहीं, मतलब वो इस बार वो खुद से तो प्रधानमंत्री बने नहीं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दो पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, तब जाके वो बने। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज है, किसी भी चीज पे आपका क्या ओपिनियन है। देश में कई सारी चीजें होती रहती हैं ऐसी, जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन सरकार इतना कर रही है, रेलवे को प्राइवेट, अब तो प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनने लग गया, मध्य प्रदेश में एक आध बन भी गया, और भी जगह बन गया होगा, प्राइवेट रेलवे स्टेशन हो गया। हो सकता है आप वहां जाइएगा तो आपको मेट्रो स्टेशन की तरह बहुत साफ सफाई नजर आए, पर उस पर आप आम जनता के नाते आपके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, देश के लिए अच्छा है, बुरा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत तरह की बात है। तो इन चीजों के लिए एनालिटिकल रिसर्च, जहां पे गाइस आपका ओपिनियन, आपका आइडिया क्या कहता है, आपकी सोच क्या है, आपका भाव क्या है किसी चीज को लेकर के, जो भी चीज है ट्रेंडिंग में है, कुछ कुछ होता है ना जो ट्रेंडिंग में चलता है, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हो। तो एनालिटिकल रिसर्च, एनालिसिस करना, किसी भी प्रॉब्लम के प्रोस एंड कॉन को देखना कि भाई उससे फायदा क्या और नुकसान क्या। तो विश्लेषणात्मक शोध, ठीक है। और ऐसे ही होता है गाइस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो लिटरेचर वाले लोग करते हैं, जो लिटरेचर यानी जो साहित्य से संबंधित लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब कि क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, गुणात्मक, जब हम किसी के गुणों की चर्चा करते हैं। और क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिक, परिमाणात्मक शोध, जहां पे हम नंबर्स पे करते हैं, आंकड़ा क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, मैथ्स क्या कहता है। तो ये अंतर है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहा है, कोई मान लीजिए फिजिक्स में रिसर्च कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में कर रहा है, कोई स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है, ऐसा विषय जहां मैथ्स के बिना काम नहीं चलेगा, तो वहां पे क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक शोध, क्योंकि वहां पे हर एक चीज में आपको आंकड़ा चाहिए, नंबर चाहिए, परसेंटेज चाहिए।
देश में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, देश में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, देश के कितने प्रतिशत लोगों के पास जॉब नहीं है। तो ये नंबर्स हैं, ये आंकड़े हैं। तो इस तरह का शोध, देश के कितने प्रतिशत किसान जो हैं वो आत्महत्या करते हैं, आंकड़ा आधारित। बट साहित्य में आंकड़ा आधारित शोध नहीं होता। साहित्य में क्या होता है, हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित या किसी साहित्य से संबंधित विषयों पे काम करते हैं, वहां हमारे लिए आंकड़ा मायने नहीं रखता। जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इस तरह के जो विषय हैं, ह्यूमैनिटीज, तो वहां पे क्वालिटेटिव आपका वहां इमोशन मायने रखता है, आपका वहां पे ओपिनियन, इस तरह की चीजें। तो ये तो रिसर्च के गाइस कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग है। वैसे तो देखो सभी रिसर्च के ही प्रकार हैं, तो मिला जुला के करना सब में रिसर्च ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है सभी में, कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंस है, सभी एक दूसरे तीसरे से अलग हैं। वो मैंने आपको बताया कि कैसे अलग है। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है माने गुणात्मक शोध, और क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब परिमाणात्मक, ये कैसे अलग है। तो वो मैंने बताया कि गुणात्मक शोध में हम गुणों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी क्या है, जबकि क्वांटिटी मतलब परिमाणात्मक में हम नंबर्स पे, आंकड़ा बताओ, आंकड़ा जो बोलेगा उसी को सही मानेंगे। साहित्य में हम आंकड़ों को हमेशा सही नहीं मानते, साहित्य में इमोशन को भी हम सही मान लेते हैं, पर मैथ्स में इमोशन को सही नहीं मानेगा, वो 2+2 4 ही मानेगा। पर साहित्य में 2+2 5 भी हो सकता है, 2+2 10 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपके क्या, क्योंकि सभी के थॉट्स को वहां पे मान लिया जाता है कि मेरी सोच ऐसी है, तो हो सकता है किसी और की सोच को भी वहां एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट मैथ्स में ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में 2+2 4 होता है तो 4 ही होगा, चाहे उसको मैं सॉल्व करूं चाहे सरोनिता मैम सॉल्व करें। पर लिटरेचर में ऐसा नहीं होता ना। लिटरेचर में मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ठीक, आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक, कोई तीसरा कह रहा है उसका भी बात ठीक, तो सभी का वो उस तरह का रिसर्च हो जाता है। ऐसा होता है ना। तो इस तरह से अंतर है, ठीक है। ऐसे ही गाइस, जैसे नेक्स्ट है गाइस स्टेप्स इन रिसर्च, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि शोध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। रिसर्च क्या है गाइस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा, डेली बेस पे काम करने वाली चीज है। पूरा इसका एक मैकेनिज्म है, पूरा इसका एक प्रोसेस है, उसको समझिए। इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है, तभी आपका रिसर्च कंप्लीट माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, स्वीकार होगा, अदरवाइज नहीं होगा स्वीकार। तो पहला कहता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान करो। गाइस समस्या को पहचानोगे तब ना उस पर काम करोगे। समस्या का पता ही नहीं है तो रिसर्च क्या करिएगा। जब आप पीएचडी करने जाते हैं सबसे पहला चीज क्या दिमाग में लाते हैं कि सर टॉपिक बताइए ना, सर कोई टॉपिक ऐसा बताओ ना जिसपे रिसर्च हो सकता है। तो टॉपिक का मतलब क्या है, यही प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की पहचान करना। क्योंकि एक बार आपको शोध समस्या का पता लग जाएगा तो खुद ब खुद आप काम करने लगोगे, चलो भाई ये मेरा समस्या है, इस पे काम करते हैं, इस पे पढ़ाई करते हैं, इसका समाधान निकालते हैं, इसका क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये हो गया कि पहले आपने शोध समस्या को पहचाना। दूसरा गाइस लिटरेचर रिव्यू, साहित्य का व्यापक समीक्षा। मान लीजिए गाइस कि आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य, साहित्य, किसी भी, तो उससे रिलेटेड जो है ना किताबें पढ़ो, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़ो, शोध पत्र पढ़ो, जो भी अवेलेबल है आपके पास, जहां से जो इकट्ठा कर सकते हो उसको पढ़ो। कम से कम संख्या में 50-100 ऐसे रिसर्च पेपर पढ़िए। क्योंकि गाइज आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जब रिसर्च पेपर पढ़ लोगे ना, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जब 1 आध 4-5 किताबें पढ़ लोगे ना, तो आपको इतना नॉलेज उसमें हो जाएगा कि फिर आप कर लोगे अपना काम। लेकिन बिना पढ़े तो नहीं होगा ना। मान लीजिए कि आप जो है महात्मा गांधी पे रिसर्च करना चाहते हो, तो महात्मा गांधी से संबंधित किताब पढ़ना होगा ना, महात्मा गांधी से संबंधित रिसर्च पेपर पढ़ना होगा ना, तब ना आपको नई नई बातें पता लगेगी, कौन इनके बारे में क्या सोचता है, कौन इनके बारे में क्या बोलता है। तब तो आप अपने व्यू पॉइंट, और आप पढ़ोगे ही नहीं उसके बारे में तो कहाँ से कुछ बोल पाइएगा या लिख पाएंगे आप। तो लिटरेचर रिव्यू, साहित्य का समीक्षा, साहित्य मतलब जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्या है, उससे रिलेटेड जितना पढ़ सकते हो पढ़ना चाहिए। इस बेसिस पे ही गाइस आपका हाइपोथेसिस माने परिकल्पना, परिकल्पना यानी कि गाइस पूर्व में किया गया कल्पना। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं ना जिसका हम लोग मतलब रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है गाइस कि हमारे समस्या का एक संभावित उत्तर। मान लीजिए कि हमारी समस्या है डायबिटीज, आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन है। अच्छा, डायबिटीज का ऐसा कोई दवाई अभी तक नहीं बन पाया है जो ये कह दे जी जड़ से खत्म कर देंगे। डायबिटीज का ऐसा कोई टैबलेट बना है क्या टिल डेट, जो खा लेने से No, जो sir. खा लेने से 10 दिन में आप ठीक हो जाइएगा। डायबिटीज क्या है कि अगर हो गया किसी को तो कहता है जी जीवन भर दवाई खाते रहो, जीवन भर अपने डाइट को मेंटेन करके रखो। जहाँ डाइट आपका 19-20 हुआ तो फिर आपका तबीयत बिगड़ेगा।
या ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। कैंसर है, कैंसर का ही कौन सा ऐसा हमें इलाज एज सच मिल गया है? वो भी तो हिट एंड ट्रायल में ही चल रहा है। कई लोग ठीक हो जाते हैं, कई लोग खत्म हो जाते हैं, नहीं बचते, राम नाम सत्य हो जाता है। कई लोग बच भी जाते हैं, हिट एंड ट्रायल चल रहा है। पर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ भाई किसी को कैंसर है तो बच ही जाएगा, वो मान के चल सकते हैं। तो ये सब भी रिसर्च ट्रायल में चल रहा है ना, ये सब भी चल रहा है कि भाई इसका वैक्सीन वगैरह बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि भाई इसका वैक्सीन बने। जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक समय में तो आज जो मान लीजिए हम लोगों को टाइफाइड होता है, या मान लीजिए किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया, आज से 40 साल पहले तो इन चीजों का भी दवाई नहीं था। मलेरिया वगैरह होने से तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। मलेरिया होता था ना तो उसको ब्लैक डेथ बोलते थे। आज से 100-200 साल पहले किसी गांव में मलेरिया 1 से 2, 2 से 4 पूरा गांव को होता था, पूरा गांव कब्रिस्तान बन जाता था। कोई दवाई ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था क्या होता है। आज के टाइम पे मलेरिया हो जाए तो भैया 2-4 टैबलेट खाइए, 3 दिन घर पे रेस्ट करिए, चौथा दिन बाबा रामदेव की तरह दौड़ना शुरू कर दीजिए। यही होता है ना। पर एक समय में मलेरिया हो गया, किसी को पता ही नहीं है क्या है, तो डेथ हो जाता था ज्यादातर केस में। ऐसे ही हो सकता है कि आने वाले 20-25 साल में जो कैंसर है वो भी मलेरिया की तरह हो जाए, कि किसी को हुआ, उसने कुछ दवाई खाई, 10-12 दिन रेस्ट किया, अच्छे से अपने आप को आइसोलेट किया, 10-12 दिन बाद अपना ठीक है, जैसा जीवन चल रहा है चल रहा है। हो ही सकता है, कौन सा इम्पॉसिबल है दुनिया में कुछ। इस पे चल भी रहा है काम। कई देश तो ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि जी हमने तो कैंसर का वैक्सीन बना लिया है, मतलब ऐसा वैक्सीन देंगे कैंसर होगा ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो रिसर्च से गाइस हर कुछ पॉसिबल है। रिसर्च से क्या है कि हर कुछ क्या है गाइस, पॉसिबल है ना। इस तो हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है गाइस कि संभावित समाधान, पॉसिबल आंसर, कि किसी भी समस्या का क्या संभावित समाधान हो सकता है। तो ये हमें सोचना है कि अगर मेरी समस्या डायबिटीज है तो डायबिटीज का क्या समाधान हम दे सकते हैं संभावित, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद गाइस हम लोग रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, शोध का प्रारूप। कोई भी काम करिएगा तो एक लेआउट तो बनाओगे ना। अब नेट की तैयारी कर रहे हो तो एक प्लानिंग तो बनाओगे कि भैया मुझे कैसे 3 महीना 4 महीना में खत्म करना है। ऐसे ही गाइस मान लो रिसर्च भी करोगे तो रिसर्च डिजाइन माने एक प्रारूप तो बनाएंगे आप, कि हाँ भाई इस तरह से मैं करूंगी, मेरा ये स्टेप होगा, है ना। तो रिसर्च डिजाइन यानी एक प्लानिंग करना, क्योंकि प्लानिंग करिएगा तो समय, धन और मेहनत तीनों कम लगेगा। और बिना प्लान के कोई काम करिएगा तो समय भी ज्यादा, धन भी ज्यादा और मेहनत भी ज्यादा, और रिजल्ट भी आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। पर कहीं योजना बना के काम करिए तो कभी फेल नहीं होंगे आप। इसलिए कहते हैं ना, कोई भी काम करो योजना बनाओ पहले, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो। ऐसे नहीं कि रैंडम कर दोगे तो नहीं मिलेगा सक्सेस। तो उसी प्रकार से रिसर्च में भी गाइस, रिसर्च डिजाइन माने शोध प्रारूप, एक डिजाइन बनाना। तब जाके गाइस छठा स्टेप क्या है, डेटा कलेक्ट करना, यानी कि डेटा को एकत्रित करो। मान लीजिए गाइस कि मैं किसी टॉपिक पे, मान लीजिए कि मैं पंडित नेहरू पे कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ, तो नेहरू से संबंधित किताबें भी तो होनी चाहिए मेरे डेस्क पे। नेहरू से संबंधित रिसर्च पेपर भी तो हो मेरे पास 25-50, तभी तो मैं कुछ पढ़ूंगा तो कुछ लिखूंगा। तो डेटा कलेक्ट करने का मतलब है गाइस कि आप अपने शोध से संबंधित लाइए डेटा, लाइब्रेरी वगैरह जाइए, इंटरनेट का जमाना है, जहां से कलेक्ट कर सकते हो। डेटा रहेगा, मान लो कि नेट की तैयारी करनी है तो डेटा माने किताब, नोट्स, तब ना पढ़ोगे, वरना क्या पढ़ोगे आप रैंडम। मैं आपको नोट्स दूंगा, किताब दूंगा, पीडीएफ दूंगा, तो फिर दे दे आप पढ़ते हो, चलो भाई मेरे पास डेटा आ गया, अब इसको कंप्लीट करना है। तो डेटा कलेक्शन रिसर्च में, और इसके पश्चात आप डेटा एनालाइज भी करते हो, डेटा का विश्लेषण, यानी जो डेटा आपके पास है उसको, उसका विश्लेषण भी करते हो कि ये डेटा मेरे लिए काम का है कि बेकार है। काम का है तो उसको लेते हो, बेकार है तो उसको साइड कर देते हो। तो डेटा को एनालिसिस भी करना है। तब जाके आपको रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन, माने जो आपने रीडिंग्स किए उसका व्याख्या, जिसको आप कहते हो राइटिंग, थीसिस वगैरह पेपर लिखते हो, तो ये लास्ट है लिखना। आपने जो भी पढ़ा, जो भी आपके रीडिंग्स में आए, तो उसको आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो, यानी व्याख्या करते हो अच्छे से। और लास्ट में जाके गाइस रिपोर्ट राइटिंग, यानी जब आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हो, शोध प्रतिवेदन तैयार करना। अब मान लीजिए गाइस कि मेरा शोध 200 पेज में है। रिसर्च तो टाइम टेकिंग होता है ना, वो कोई 2-4 पेज, मान लो मेरा जो रिसर्च आया वो 200-250 पेज का चला गया, तो उतना टाइम है किसी के पास पढ़ने का। तो इसलिए रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है ना, 2 से 4 पेज का होता है, 500-600 वर्ड का होता है। तो आपने जो 200-250 पन्ने में पूरा रिपोर्ट, पूरा रिसर्च बनाया, उसका बस 500-600 वर्ड में एक समरी लिखो, ताकि वो समरी कोई पढ़े और उसको पता लगे कि हाँ भाई इसके रिसर्च में क्या फाइंडिंग आया है।
इसलिए शोध प्रतिवेदन, रिपोर्ट लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, समान रूप से जरूरी है ना। तो गाइज ये टोटल 8 स्टेप्स हैं। रिपोर्ट राइटिंग अंतिम है और पहला है समस्या की पहचान करना। तो सबसे पहले आप समस्या को पहचानोगे, उससे संबंधित साहित्य को पढ़ोगे, उसके बाद संभावित समाधान यानी हाइपोथेसिस बनाओगे, तब जाके शोध प्रारूप यानी रिसर्च का डिजाइन, पूरी प्लानिंग करोगे कि भैया मुझे कैसे क्या काम करना है, कितना फंड लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ जाना है, नहीं एवरीथिंग। तब डेटा कलेक्ट करिएगा, तब एनालाइज करिएगा डेटा को, तब लिखेंगे आप, और अंतोगत्वा आप रिपोर्ट राइटिंग। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है। जब भी आप रिसर्च करिएगा ना, तो इन 8 के 8 स्टेप को यू नीड टू फॉलो। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपको इन 8 स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी सीक्वेंस में। ये जो दिख रहा है ना, बिल्कुल क्रम में, एक के बाद एक, ये बिल्कुल क्रम में चीजें होंगी, तब जाके आपका जो रिसर्च है वो ठीक कहलाएगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये गाइस 8 स्टेप्स है रिसर्च के। ये क्या है, 8 स्टेप्स हैं। इन 8 के 8 स्टेप्स को हमें मतलब कि सही तरीके से करना होता है। अब रिसर्च के कई सारे हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 1-2 एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिएगा इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक है। जैसे आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर रिसर्च तो आप पढ़ा रहे हो, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी तो बताओ ताकि हमें आइडिया लगे कि भाई किस तरह के टॉपिक हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जब ब्रिटिशर हमारा देश आया, उसने इंग्लिश एजुकेशन को मतलब कि यहाँ इम्प्लीमेंट किया, तो उससे भारतीयों में क्या बदला, भारत के लोगों में क्या सोच बदली, क्या पहनावा, किस प्रकार का क्या क्या बदला, क्या नहीं बदला, ये एक रिसर्च का विषय है। क्योंकि जब अंग्रेज आए और 1835 में जब मैकॉले एजुकेशन एक्ट आया, तो भारत में सिलेबस, करिकुलम, पढ़ने पढ़ाने का तरीका सब बदल गया। पाठशाला जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में बदल गया, गुरुकुल जो है वो आपका चर्च में कन्वर्ट हो गया। तो जो चीजें बदली, सिलेबस बदला, तो उससे क्या फर्क पड़ा इंडियंस पे। ऐसे ही गाइस एक टॉपिक हो सकता है कि चेंजिंग रोल ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी, अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यानी गाइस आप देखिए महिलाओं का रोल कितना बदल गया लास्ट 30 ईयर्स में ही। देखो ना, आज से 30 साल पहले कितनी महिलाएं पढ़ती थी, कितनी महिलाएं जॉब करने के लिए जाती थी, और आज के टाइम पे देख लीजिए 100 में से 90 लोग, अगर 100 महिलाएं कम से कम 90 पढ़ रही हैं, 90 जॉब करेंगी, 90 जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रयासरत हैं। तो समय से बदला ना, महिलाओं का बदला पैटर्न वगैरह, सोच और उनकी व्यवस्था बदली। तो ये भी तो एक रिसर्च का विषय है कि किस प्रकार से महिलाओं का जो रोल है वो समाज में बदला है पिछले 10 साल में, पिछले 20 साल में। किस प्रकार से उनका सोचना, उनका पढ़ना, उनका सक्सेस रेट क्या है, किस तरह से वो सोसाइटी में पहले और अब कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है। आप कंपेयर कर सकते हो आज से 50 साल पहले और अब। ऐसे ही गाइस गांधीयन फिलॉसफी एंड इट्स रेलिवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। जो गांधी जी की फिलॉसफी है वो आज कितनी प्रासंगिक है। गांधी जी तो 1948 में ही डाइड, है ना। लेकिन गाइस 2025 में गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसका प्रासंगिकता चेक कर सकते हो आप कि आज के समय में गांधी जी की बातें कितनी सत्य हैं या बेकार हो चुकी हैं। ये भी एक है। एक टॉपिक हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। पहले गाइस सोशल मीडिया इतना तो था नहीं, आज तो गाइस हाथ हाथ में, मतलब हाथों, सभी के हाथ में फोन आ गया। 5 साल के बच्चे के पास भी फोन है, और 55 साल के बुजुर्ग, सभी के पास फोन है ना, 90 साल के लोग। तो ऐसे में गाइस सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं। हम सभी लोग, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई ट्विटर पे, यूट्यूब, वी ऑल आर सोशल मीडिया यूजर, मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया। तो इससे गाइस खास करके यूथ पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या यूथ उससे बेहतर हुए हैं या यूथ बेकार हो रहे हैं, पहले का यूथ अच्छा था या अभी का यूथ अच्छा है, ये भी आप कर सकते हो, है ना। कि भाई सोशल मीडिया के आने से साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, मनोविज्ञान कितना बदला है। तो ये सारी चीजें, इस तरह के टॉपिक पे ना हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको 2-4 बताए, एक आइडिया के लिए बताया कि इस तरह से आप सोच सकते हो। क्योंकि देखो मैंने जितने भी आपको 4-5 टॉपिक्स बताए ना, वो आजकल आजकल चल रहा है ये सब। जैसे मैंने वुमन के बारे में आपको, महिलाओं से समझ बताया कि भाई महिलाओं का किस प्रकार से रोल बदला है समाज में पिछले 50 या पिछले 20 वर्षों में, आगे आने वाले समय में क्या उनका रोल रहेगा, किस प्रकार से सोसाइटी बदलेगा, है ना। या यूथ को लेकर के, या गांधी जी का क्या प्रासंगिकता है आज के समय में। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि भाई ऐसा कोई टॉपिक आप ले सकते हो जो प्रासंगिक हो, जो नया हो, जो रेलिवेंट हो, है ना, जिस पे पहले भी बात हुई हो, लेकिन अब हम कुछ उसको नए तरीके से कर सकते हैं क्या, अब हम कुछ उसको नए तरीके से कर सकते हैं क्या। तो ऐसी चिंता आपको करनी है ना। तो ये रिसर्च है, बहुत मजेदार होता है गाइस, लेकिन इसमें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है।
रिसर्च वही कर सकता है गाइस जो स्टूडियस है, जिसको रीडिंग हैबिट है। अगर आप में रीडिंग हैबिट नहीं है तो रिसर्च करने में आपको बहुत कठिनाई आ सकती है। तो रिसर्च का आर फॉर रिसर्च एंड आर फॉर रीडिंग हैबिट। तो इफ यू वांट टू डू रिसर्च यू मस्ट डेवलप रीडिंग हैबिट। रीड एवरी डे 1 or 2 pages बट रीड एवरी डे। अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट हो जाएगा ना तो आप कर ही लोगे रिसर्च, क्योंकि जितना पढ़ोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आता है। पता है पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है, ऐसा हम सब लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं। अगर मैं जो आपको बोल रहा हूँ, अगर ये चीज मैं खुद भी करता तो आज मैं यहीं रहता। मैंने किया वैसे, जो मैं कह रहा हूँ उसका 50-60% किया, तो आज मैं फिर भी ठीक ठाक स्थिति में हूँ। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं कर लिया होता तो हो सकता है मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होता, हो सकता है मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होता, हो सकता है मैं लॉरेंट यूनिवर्सिटी में मान लीजिए प्रोफेसर होता है, हो सकता था, पॉसिबिलिटी है। तो बोलना आसान है लेकिन ये मैं आपको बोलता हूँ, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और साथ ही साथ मैं अपने आप को भी बोलता हूँ कि हमें पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी में बैठना चाहिए, 2-3 घंटे पढ़ना चाहिए। कोई पढ़े ना पढ़े उससे क्या, आपको पढ़ना चाहिए। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, कई बार नहीं हो पाता है मेरे से, लेकिन मैं कोशिश अभी भी करता हूँ कि मैं लाइब्रेरी में बैठूँ, भले ही 1 घंटे बैठूँ लेकिन मैं बैठूँ। भले ही मैं वहां जाके न्यूज़पेपर पढ़ के वापस आ जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी आदत बनी रहे। कई लोग कहते हैं अरे यार क्या मतलब लाइब्रेरी में अभी भी, है ना, लेकिन जो अगर आप पढ़ाई करोगे ना वो बहुत बड़ा आत्मविश्वास है। पढ़ाई अगर आप डेली 1-2 बुक पढ़िएगा ना तो जितना एनर्जी आपको खाने से मिलता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मुझे भूख लगा है और मान लीजिए कि मैंने केला खा लिया 2-3 केला, तो मैं एनर्जाइज फील करूंगा। अगर ऐसे ही गाइस आप 2-3 पन्ना पढ़ लीजिएगा ना तो आप इतना ही एनर्जी फील करिएगा। आप कभी करके देखना, अगर कोई नई चीज आप पढ़ोगे तो उतना ही आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा जितना आपका खाना खाने से आप एनर्जाइज फील करते हो। इतनी ताकत है पढ़ाई में। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके चेहरे पे चमक, और लगेगा कि हाँ भाई मुझे भी कुछ आता है। पर हम लोग ये नहीं कर पाते। जो करता है उसको रिजल्ट मिलता है। कई लोग करते हैं तो उसको रिजल्ट भी मिलता है, तो बहुत आगे चला जाता है अपना लाइफ में। जो नहीं करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये हमारा लाइफ है गाइस, आपको ये चार्ज लेना पड़ेगा कि हम लोग जो है मतलब हर दिन पढ़ें, भले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन जरूर पढ़िए। उस टाइम पे कोशिश करिए कि आपको कोई परेशान ना करे, कोई किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उस समय आप अपने आप को आइसोलेट करके पढ़ें। कुछ भी पढ़िए, अभी जैसे कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट वगैरह की, तो इसी से रिलेटेड पढ़िए। अपना पेपर 2 ही पढ़िए, पेपर 1 पढ़िए, लेकिन हर दिन आपको पढ़ना चाहिए। इससे गाइस पता है आपको खुद ब खुद लगेगा कि यार मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, ऐसा भाव आ जाता है। 15-20 दिन में ही लगने लग जाएगा आपको कि मेरे से हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, होगा क्या मेरे से, नहीं हो पाया तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये कंफ्यूजन बहुत सारी आती है फिर। पर अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से हो जाता है। पढ़ने का मतलब है कि जी जान लगा के, मतलब खूब मेहनत करना, तपस्या ही तो है ना। पहले के टाइम पे जो साधु संत होते थे, अब आज के टाइम पे साधु संत कौन है? जो रिसर्चर हैं, जो पढ़ रहे हैं। आप लोग क्या हो? साधु संत हो। जो जितनी तपस्या करेगा उसको उतना फल मिलेगा, जो तपस्या ईमानदारी से नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। ऐसा ही है ना, पहले के टाइम पे जो रिसर्चर होते थे संत वगैरह की, भाई बता देते थे कि ऐसा वैसा, तो उन्होंने उतनी स्टडी की तो विद्वान हो गए। हम में से भी जो लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ता है वो भी देखिए कितना आगे चला जाता है, उसका नाम होता है, नई नई थियरी बिल्डअप करता है, या बहुत तरह की चीजें होती है ना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ दिशा। लाइफ में देखो गाइस, मेरा क्या रोल है आपके लाइफ में? कई बार ऐसा आपसे लोग पूछ सकते हैं, आपके स्टूडेंट की, मैम आपका क्या जरूरत है? मेरे पास तो फोन है ही, मेरे पास इंटरनेट है। तो देखिए टीचर का क्या रोल है किसी स्टूडेंट के लाइफ में? टीचर का रोल पता है कैसा है? जैसे ट्रेन का ड्राइवर देखें, ट्रेन में लोग बैठ जाएगा और उसका अगर ड्राइवर ना हो तो चलेगा ट्रेन, या कहीं से कहीं पहुंच जाइएगा। अच्छा, ड्राइवर ऐसा हो जिसको रूट का पता हो। मान लीजिए कि आपको कलकत्ता से दिल्ली जाना है, बस में आप बैठ गए, ड्राइवर ने रास्ता देखा ही नहीं है, तो जीवन में कभी पहुंच पाइएगा? कलकत्ता से दिल्ली पता लगेगा, पहुंच जाइएगा मेघालय, कभी पहुंच जाइएगा चला गुजरात। तो ड्राइवर ऐसा हो जिसको रास्ता पता हो, जिसको ट्रैक पता हो। एक बात। दूसरी बात ये गाइस कि लाइफ में डायरेक्शन बहुत जरूरी है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर का हाइट कितना छोटा है?
सचिन तेंदुलकर कितना छोटा हाइट का है, 5 फीट 2-3 इंच का होगा, और बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत ताकतवर है देखने में, ठीक है, मतलब फिट एंड फाइन है। लेकिन गाइस आप देखिए वो कितना बड़ा क्रिकेटर बन गया, उससे बलवान और उससे लंबे चौड़े क्रिकेटर भारत में और विदेश में भरे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर की हाइट कितनी है, 5 फीट 2 इंच, और पतला दुबला कमजोर सा, लेकिन उसके नाम काफी छक्के भी हैं, और वो तो मतलब सिक्स हो गया, या रन, दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, क्योंकि उसके पास ना टाइमिंग था। आप कभी सचिन की बैटिंग देखिएगा ना, सचिन कभी भी, जैसे कि धोनी वगैरह का बैटिंग आप देखिएगा, तो धोनी जब छक्का मारेगा ना तो ऐसा लगेगा पूरा शरीर का जान लगा दे, मतलब जितना शरीर में ताकत है उतना ताकत लगा के छक्का। लेकिन जब आप सचिन की बैटिंग देखिएगा तो सचिन क्या करता था ना, उसको पता होता था कि जैसे बॉल मान लीजिए आ रहा है, तो जैसे ही बॉल आता था वो बस ऐसे टच कर देता था। जैसे मान लो कि बॉल की गति है, जिस गति में गेंद आ रही है, अगर उसी गति में आपने चीजों को टच कर दिया तो क्या होगा, वो बॉल बहुत तेजी से भागेगा। तो वैसे ही गाइस हमारा भी लाइफ है, कि आपका जो डायरेक्शन है, आपको अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है, वो बहुत जरूरी है। हमसे आपसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर भी करता है ना, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है तो मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं बहुत, तो टीचर का यही रोल है कि आपको बताता है कि भैया मेहनत तो करना है, लेकिन मजदूर की तरह नहीं, समझदार की तरह, ताकि आप मतलब कि आपका मेहनत भी तो सही दिशा में हो ना। अब आप कहिएगा सर मैं तो दिन रात मेहनत करती हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका डायरेक्शन सही नहीं है। अगर आपका डायरेक्शन मतलब मेहनत करो लेकिन सही दिशा में, तो चीजें आपको मिल जाएंगी। मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन दिशा सही नहीं है, तो क्या होगा, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी छोटा छोटा मतलब ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। इसलिए गुरु का जो, टीचर का जो रोल है ना स्टूडेंट के लाइफ में, यही है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको बताता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इस तरह से मेहनत करो, इस तरह से जाओ, कम समय में कैसे हम कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, वो टीचर का रोल। अच्छा, इस चीज को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एआई हो चाहे चैट जीपीटी हो या रोबोट हो, इस चीज को कौन रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये कम से कम एक चीज ऐसी है जो फ्यूचर में भी रहेगी, मतलब टीचर की जरूरत इस स्थिति में रहेगी कि आपको वो बंदा, वो व्यक्ति मतलब दिशा दिखाए कम से कम, कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है और उस डायरेक्शन में कैसे जाना है, रास्ता क्या होगा, ताकि आप सही सही तरीके से मतलब सही जगह पे पहुंच जाए। बहुत जरूरी है ना। वही मैं कोशिश करता हूँ इस क्लास में कि आपको ऐसा मतलब पेपर 1 में आपको पढ़ा दूं कि आपको मतलब पेपर 1 के लिए कहीं पे भी मतलब जाना ना पड़े। पेपर 1 को लेकर के आप बहुत आश्वस्त हो जाएं कि यार ये तो हो ही जाएगा, ऐसा हो जाए कि ये तो हो ही जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप आ भी जाइएगा। आने वाले 100 दिनों में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, पूरा सिलेबस आप पढ़ चुके होंगे, और आप बहुत क्रिटिकल हो चुके होंगे, क्वेश्चन पेपर बनाने लग गए होंगे, मतलब सितंबर के आसपास। तो बहुत स्थिति आपकी बदल चुकी होगी पेपर 1 में। मैं आपको ऐसी स्थिति में ला दूंगा कि आप सचिन की तरह कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे पेपर 1 की में, एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न। तो उतने कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे आप कि कोई भी बॉल आएगा तो किस दिशा में घुमाना है बिना ताकत लगाए, वो पता लग जाएगा आपको कि किस क्वेश्चन को मुझे कैसे टिक करना है, ऑप्शन ए करना है कि ऑप्शन बी करना है, क्या क्या टिक करना है, वो एक आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। आप में से किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, एक